अरे भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ काम करने, और अगर लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो घबराना नहीं, ना ही चिंता करना, आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, काम पर चले जाइए, लेकिन जाने से पहले कुछ खा तो लीजिए। अरे कलावती, वही रोज की तरह बासी रोटी, सूखी रोटी, क्या खाऊं, मन नहीं करता। रहने दो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अगर मैंने और देर की तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। चलो, मैं जा रहा हूं काम पर। हाँ हाँ ठीक है, जाइए, लेकिन संभल कर जाइएगा और रात होने से पहले घर लौट आइएगा। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। चलो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू सेठ के घर की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी दरवाजा खोलिए। अरे ओ सेठ जी, दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। अरे हाँ 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 ठीक है रामू, रुक जा, मैं आता हूँ हाँ। थोड़ी देर बाद सेठ घर से बाहर आया। अरे रामू, आज तूने फिर एक बार काम में आने में देरी कर दी। अरे समय पर नहीं आ सकता है क्या तू, है? अब क्या करूं सेठ जी, मेरा घर थोड़ा ज्यादा दूर पड़ता है ना, इसीलिए आपके घर आते आते थोड़ा देर हो जाती है। माफ कर दीजिए ना, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं थोड़ा जल्दी ही निकलने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ चल, ठीक है, मैं आज तुझे आखिरी बार माफ कर रहा हूं। अगर आज के बाद तूने आने में देर की तो फिर समझ लेना, तेरी खैर नहीं, तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सेठ जी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। समय पर आना, मन लगाकर काम करना, यही आपका उसूल है और इसी पे मैं चलूंगा। अच्छा सेठ जी, अब बताइए आज के लिए मेरा काम क्या है? तो देख रामू, अब जल्द ही ठंड शुरू होने वाली है, इसीलिए अब खेतों में गेहूं बोना होगा। तो इसीलिए तू जा और खेतों को बोने के लिए बढ़िया से खेत तैयार कर, ठीक है? हाँ ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूं खेतों की जुताई करने। रामू कुदाल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद खेत पहुंचा। हाँ, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा खेत है। मुझे इसकी जुताई करते करते तो काफी दिन लग जाएंगे। मुझे जल्दी जल्दी करना होगा काम। चल रामू, जल्दी जल्दी काम कर। इतना कहकर रामू खेतों में काम करने लगा और शाम तक खेतों में काम करके घर लौट आया। अरे भाग्यवान, अरे बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पिला दो। अरे बाप रे। हाँ ठीक है, हाँ अभी लाई। आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। रामू हाथ मुंह धोने चला गया। गोलू, ओ सिमरन, चलो बेटा खाना खा लो, रात हो चुकी है, इसीलिए तुम सब अब कल खेलना, चलो। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और सो गए। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। अब भयानक ठंड का कोहरा शुरू हो चुका था। एक दिन रामू काम पर जा रहा था, तभी कलावती ने कहा, अजी सुनते हैं, झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है, इसलिए आप कहीं से कंबल का इंतजाम कीजिए। कलावती की बात सुनकर रामू दुखी हो गया। हाँ, अब भाग्यवान, पैसे होंगे तभी न कंबल खरीद कर लाऊंगा। अजी, अगर ऐसे ही बच्चे बिना कंबल के रहेंगे तो जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कंबल का इंतजाम करना होगा। ठीक है कलावती, तुम चिंता मत करो, आज मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगकर कंबल ले आऊंगा। चिंता ना करो, ठंड से बचना भी तो जरूरी है ना। लेकिन क्या सेठ जी आपको उधार पैसे देंगे? हाँ, क्या कहूं, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। अगर मुझे पैसे मिल गए तो फिर कंबल ले आऊंगा।
इतना कहकर रामू सेठ जी के पास पहुंचा। भाई रामू, खेत की जुताई पूरी हुई या फिर नहीं हुई? हाँ, अरे नहीं सेठ जी, लगा हुआ हूं, बस अभी थोड़ी सी बाकी है, लेकिन कल शाम तक पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम गेहूं की फसल बोने में देरी कर दें। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी, मैं आपसे कह रहा था कि मुझे कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत थी, अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। बहुत ज़रूरत है सेठ जी। रामू की बात सुनकर सेठ तुरंत गुस्सा हो गया और बोला, नहीं, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। अरे भाई, महीना पूरा होने से पहले एक भी रुपया नहीं मिलने वाला। सुन, ऐसा है, तुझे काम करना है तो कर, वरना यहां से जा। मुझे बहुत सारे और किसान मिल जाएंगे काम करवाने के लिए। काम किया नहीं और पैसा पहले मांगने लग गया। नहीं तो। सेठ की बात सुनकर रामू डर गया और मन ही मन कहने लगा, अरे इसके अलावा तो मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। अगर सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर तो हम सब भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृपया करके सेठ जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। काम से मत निकालिए, मैं काम करूंगा ना। किसी और की क्या जरूरत है, मैं करता हूं, रुकिए। चल ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर तूने कभी भी महीना पूरे होने से पहले एक भी रुपए मांगे तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मांगने से पहले कोई दूसरा काम ढूंढ लेना, समझा? नहीं तो। वहीं दूर खड़ी सेठ की पत्नी ये सब देख और सुन रही थी। अरे अब तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से जा और खेत में काम कर। मेरे कान के पास में बड़बड़ मत कर। नहीं तो चल जा। हाँ, ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूं। आज ठंड हर रोज से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी रामू इसी ठंड में खेत में काम करने लगा। शाम तक रामू खेत में काम करके घर लौट आया। क्या हुआ जी? आपने तो कहा था कि लौटते समय कंबल ले आएंगे, फिर कहाँ है कंबल? हाँ भाग्यवान, कहा तो था मैंने, लेकिन क्या बताऊं, सेठ जी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अब क्या होगा जी? इतनी कड़कती ठंड में बच्चे कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और उसी पैसों से कंबल जरूर लाऊंगा। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लेकर आओ। अजी, पानी के अलावा घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है। क्या? हे भगवान, ये मैं कैसा अभागा पति और बाप हूं जो अपने परिवार को एक वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं खिला पा रहा। ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा जिसमें पेट भी ना भरे। क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, आज की रात हम पानी पीकर ही सो जाते हैं। एक दिन हमारी भी किस्मत पलटेगी और हम भी अच्छा खाना खाएंगे। उस रात सब लोग पानी पीकर सो गए। थोड़ी देर बाद रामू की आंखें खुलीं। बाप रे बाप, दिन भर काम करके थक गया हूं और बिना खाना खाए अच्छी नींद भी नहीं आती। आज ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रामू रोज की तरह इस कड़कती ठंड में आज भी काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि बच्चे ठंड के कारण झोपड़ी के कोने में ठिठुरकर बैठे हुए थे। पिताजी, बहुत जोरों की ठंड लग रही है और आप इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हाँ पिताजी, घर में ठंड से बचने के लिए कंबल या रजाई भी नहीं है। ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को ठंड में कांपता और ऐसा कहते देखकर रामू की आंखें भर आईं। बच्चों, मैं जा रहा हूं काम करने,
और बेटा तू घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है बेटा, मैं आता हूं। ठीक है पिताजी। ए भाग्यवान, तुम इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों का ध्यान रखना, है ना? मैं जा रहा हूं काम पर। अपने परिवार को इस हालत में देखकर रामू मन ही मन टूट चुका था। थोड़ी देर बाद रामू सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकलिए। सेठ जी। रामू की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी बाहर निकली। अरे रामू, तुम इतनी ठंड में काम करने क्यों आए हो? इस समय तो तुम्हें अपने परिवार के साथ घर पर होना चाहिए। मालकिन, अगर काम पर ना आता तो सेठ जी गुस्सा करते ना। मैं जा रहा हूं खेत में काम करने, अभी थोड़ा काम बाकी है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सेठ की पत्नी को याद आया कि शायद रामू कल कुछ उधार पैसे मांग रहा था, लेकिन सेठ जी ने नहीं दिए। रामू, शायद कल तुम कुछ पैसे उधार मांग रहे थे, है ना? उसके बाद रामू ने सेठ की पत्नी को सब कुछ बताया। दरअसल सेठ की पत्नी बड़ी ही दयालु थी और सबकी मदद किया करती थी। ठीक है रामू, ये लो कुछ पैसे, और इन पैसों से एक अच्छा सा कंबल खरीद लेना। और हाँ, ये बात तुम सेठ जी को मत बताना, वरना सेठ जी मुझ पर गुस्सा करेंगे। हाँ, ठीक है मालकिन, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी सेठ आया। अरे रामू, तू किसको धन्यवाद दे रहा है और यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से जा और खेतों में काम कर, नहीं तो। कुछ नहीं सेठ जी, बस यूं ही। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। हाँ। रामू खुश होकर खेत में काम करने लगा और शाम को रामू उन पैसों से एक मोटा और अच्छा कंबल लेकर घर आया। कलावती कंबल देखकर बहुत खुश हुई। आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर आपको इतना महंगा कंबल कहाँ से मिला? उसके बाद रामू ने अपनी पत्नी कलावती को सब कुछ बताया। हाँ जी, तब तो सेठ जी की पत्नी यानी मालकिन बहुत अच्छी हैं, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। अगली सुबह रामू खेत में काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर उस राज्य के राजा का बेटा प्रियांशु, जो हर समय किसी न किसी को परेशान करता और नुकसान करता ही रहता, वो घुड़सवारी करते हुए आया। सारथी, घोड़े को और तेज दौड़ाओ। जी ठीक है राजकुमार। जयदेव घोड़े को और तेजी से दौड़ाने लगा। तभी राजकुमार की नजर रामू की छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। सारथी, घोड़े को और तेज दौड़ाकर इस छोटी सी झोपड़ी को तोड़ दिया जाए। रफ्तार बढ़ाओ, और तेज, और तेज। हाँ, जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। इतना कहकर जयदेव ने घोड़े को रामू की झोपड़ी की तरफ मोड़ा। देखते ही देखते घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा और झोपड़ी को तोड़ते हुए आगे निकल गया। मजा आ गया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अरे जरा देखो तो, वो झोपड़ी कुछ ही पल में टूट गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे पास एक यही छोटा सा घर था और उसे भी राजकुमार ने तोड़ दिया। अब तो लगता है इस ठंड में हम सब मर ही जाएंगे। कलावती के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस की बूढ़ी काकी पार्वती देवी आई। अब जाने दो बेटी, रोने से कुछ नहीं होने वाला।
जो होना था सो तो हो चुका। हाँ काकी, देखो तो राजकुमार ने मेरे घर के साथ क्या किया। अब हम कहाँ रहेंगे? थोड़ी देर बाद शाम हुई। रामू खेतों से काम करके घर लौटा। तब उसने देखा कि पूरा घर टूट चुका है। कलावती बच्चों के साथ बाहर बैठकर रो रही है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम ऐसे रो कह रही हो? और हमारे घर के साथ ये सब कैसे हो गया? उसके बाद कलावती ने अपने पति रामू को सब कुछ बताया। हे भगवान, ये तो राजकुमार ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अब हम इस कड़कड़ाती ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? उस रात तेज ठंड में वो लोग घर के बाहर ही सोए। अगली सुबह होते ही रामू राजकुमार की शिकायत करने के लिए राजमहल में राजा महेंद्र के पास पहुंचा। महाराज 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 महाराज, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हो गया रामू, तुम्हें ऐसा क्यों कह रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रामू ने राजा को सब कुछ बताया। हाँ, देखो रामू, मैं अपने बेटे की ओर से तुमसे माफी मांगता हूं। कृपया करके तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। महाराज, आप माफी मत मांगिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्या कहूं? ठीक है महाराज, चलिए अब मैं चलता हूं। मुझे राजकुमार से कोई शिकायत नहीं। क्या करूं अब? वो राजकुमार है, क्या कर सकते। रामू घर आया। रामू ने हर दिन कड़ी मेहनत की और कुछ दिनों बाद अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। फिर एक दिन रामू रोज की तरह काम पर जा रहा था। देखो रामू, खेत की बुआई और बाकी का सारा काम हो चुका है, तो इसीलिए मैं और मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। तो इसीलिए तुम थोड़े दिन अब घर पर आराम करो। बहुत मेहनत कर ली है ना? हाँ, अब ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पिछली बार की तरह इस बार भी राजकुमार घुड़सवारी करते करते रामू के घर तक पहुंचा। सारथी, पिछली बार तो हमने इस झोपड़ी को तोड़ दिया था, लेकिन लगता है किसी ने फिर से दोबारा इस झोपड़ी को बना लिया। चलो सारथी, इस बार भी घुड़सवारी करते हुए इस झोपड़ी को तोड़ देते हैं। चलो। लेकिन राजकुमार, आपको याद है ना, पिछली बार इसी घर के मालिक ने आपकी शिकायत महाराज से की थी। अगर हमने दोबारा इसकी झोपड़ी को तोड़ा तो महाराज हम सबको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं वो सब नहीं जानता, जो होगा देखा जाएगा। तुम बस घोड़े को तेजी से दौड़ाकर झोपड़ी को तोड़ो, रफ्तार बढ़ाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। बगल में खड़ी कलावती ये सारी बातें सुन चुकी थी। दया कीजिए राजकुमार, अगर आपने इस बार भी हमारे घर को तोड़ दिया तो हम अपने बच्चों को लेकर इस कड़कती ठंड में कहाँ जाएंगे? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। हमें तो बस मनोरंजन चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। राजकुमार के सामने कलावती की एक न चली। राजकुमार ने पिछली बार की तरह ही इस बार भी उस झोपड़ी को तोड़ दिया। तभी राजकुमार की नजर पड़ोस की बूढ़ी काकी पार्वती देवी की झोपड़ी पर पड़ी। वाह सारथी वाह, बड़ा मजा आया। सारथी वो देखो, अरे एक और झोपड़ी। चलो जल्दी से उस तरफ रफ्तार बढ़ाओ, हम उसको भी तोड़ते हैं। आगे बढ़ो। लेकिन राजकुमार, देखिए तो सही, घोड़ा घायल हो गया है और उसके सिर से खून निकल रहा है। अगर ऐसे ही हम झोपड़ियां तोड़ते रहे तो घोड़ा मर भी सकता है। ओहो, नहीं 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 सारथी, वो सब कुछ मैं नहीं जानता। अभी हमें बहुत मनोरंजन आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चलो, हमें बस वो झोपड़ी टूटती हुई देखना है। चलो आगे बढ़ो।
तो ठीक है राजकुमार, आप सैनिकों से कहकर तोड़वा दीजिए, घोड़ा कहीं घायल होकर मर ना जाए। ओहो, तुम भी ना। ठीक है सैनिकों, तुम सब जल्दी से इस झोपड़ी को तोड़ो, और सुनो, ऐसा तोड़ना कि एकदम भर भरा कर नीचे गिरे और धुआं चारों तरफ से उठे, फिर आएगा असली मजा। जाओ। दया कीजिए राजकुमार, मेरे पास इस झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपने इसे भी तोड़ दिया तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। बूढ़ी औरत के लाख कहने पर भी राजकुमार ने बूढ़ी औरत की एक न सुनी और सैनिकों से कहकर उस झोपड़ी को तोड़वाकर चले गए। ये सब होने के बाद रामू घर लौटा। अरे भाग्यवान बूढ़ी काकी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? और ये घर के साथ क्या हो गया? ये क्या, किसने किया ये? बेटा, वो राजकुमार इस बार भी तुम्हारी झोपड़ी के साथ साथ मेरी भी झोपड़ी तोड़कर चला गया। ठीक है बूढ़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो शाम हो चुकी है, कल सुबह होते ही हम सब राजमहल जाएंगे और राजा जी को सारी बात बताएंगे। थोड़ी देर बाद रात हो गई। पिताजी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। मैं इतनी कड़कती ठंड में बिना घर के नहीं सो सकती। हाँ पिताजी, मुझे भी बहुत तेज ठंड और भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ बच्चों, तुम सब चिंता मत करो। घर के अंदर 2 सूखी रोटी रखी हुई है, मैं अभी लाती हूँ, फिर तुम सब प्याज और रोटी खा लेना। तभी बूढ़ी काकी पार्वती आई। रामू बेटा, अब लगता है आज की रात इस कड़कती ठंड में मैं बच नहीं पाऊंगी। हाँ, नहीं 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 काकी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं कुछ करता हूँ। रामू ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। हाँ बेटा, आग के पास थोड़ी राहत मिल रही है। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर रोटी और प्याज खाया और पूरी रात उस आग के पास ही सोते रहे। सुबह होते ही रामू और पार्वती राजमहल पहुंचे। क्या हुआ प्रजावासियों, आप सब इतनी सुबह सुबह राजमहल क्यों आए हैं? बताइए, मैं आप सबकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? इसके बाद पार्वती ने राजा को सारी बात बताई। राजकुमार की इस हरकत से राजा बहुत क्रोधित हुए। महारानी, ओ महारानी, जल्दी से आप यहाँ आइए और देखिए आपके लाडले बेटे ने क्या कांड किया है। आइए। क्या हुआ महाराज? आप मेरे बेटे को ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया? महाराज महारानी को सब कुछ बताते हैं। इस बार महारानी भी राजकुमार के ऐसा करने से बहुत क्रोधित हुईं। फिर महाराज और महारानी ने मिलकर राजकुमार को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार रामू के टूटे फूटे घर में रहने लगा। फिर रात को, अरे रे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम सब मुझे जल्दी से खाना दो। भूख लगी कर क्या रहे हो? खाना खिलाओ मुझे। लेकिन राजकुमार, हम तो बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पास तो 2 सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ये रूखी सूखी रोटी बिल्कुल नहीं खाने वाला। एक तो इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से तुम लोग मुझे ये खिला रहे हो। इससे अच्छा तो मैं भूखे पेट रहूं। ये गंदा खाना कौन खाता है? ये तो हमारे यहाँ के जानवर भी नहीं खाते। इतना कहकर राजकुमार बिस्तर पर जाकर लेट गया। मुझे तो बहुत जोरों की ठंड लग रही है। अरे तुम सबके पास में कपड़े या कंबल हैं कि नहीं है? अरे है तो दो ना। हाँ राजकुमार, हमारे पास बस एक ही कंबल तो है, लेकिन उस कंबल को बच्चों ने लिया है।
अगर वो कंबल मैंने आपको दे दिया तो वो बेचारे मासूम से बच्चे ठंड के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अरे मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, इसीलिए मुझे वो कंबल चाहिए, जल्दी दो। राजकुमार बच्चों की परवाह ना करते हुए बच्चों से कंबल लेकर खुद सो गया। पूरी रात बच्चे ठंड से कांपते ठिठुरते रहे। अगली सुबह भाग्यवान, सेठ जी आ चुके हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूं काम पर। शाम तक लौट आऊंगा। तुम बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना, ठीक है? ठीक है जी। शाम तक रामू सेठ के वहां काम करके घर लौटा। आज भी राजकुमार कल की तरह भूखे पेट बच्चों से कंबल लेकर बिस्तर पर लेट गया। अरे रे, ओहो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ऊपर से पिताजी ने भी मुझे राजमहल से बाहर निकाल दिया। मैं कैसे भिखारियों के घर में आ गया हूं। इन सबके पास 2 सूखी रोटी के अलावा और कुछ नहीं है। ओह, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जानवरों से बदतर खाना नहीं खा सकता। सूखी रोटी कौन खाता है? माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। आप कुछ कीजिए ना, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा। ठंड में बोला भी नहीं जा रहा माँ। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की ठंड लग रही है। सुनिए जी, बच्चों को बहुत जोरों की ठंड लग रही है, हमें कुछ करना होगा। भाग्यवान, घर में तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को ठंड में कांपता हुआ देखकर पहली बार राजकुमार के मन में दया आ गई। अरे रे 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 रे, हे भगवान, ये बेचारे बच्चे तो ठंड से कांप रहे हैं। मैंने इनसे कंबल लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसमें इन बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर? नहीं नहीं नहीं, मुझे इन्हें ये कंबल वापस करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये बेचारे बच्चे ठंड से मर जाएंगे। राजकुमार ने तुरंत उठकर बच्चों को कंबल दिया। लो 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 लो, ये लो, आ जाओ, इसमें आओ। देखो बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुम सबको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। माफ कर देना मुझे। राजकुमार पूरी रात कड़कती ठंड में सोता रहा। ऐसे करते करते कुछ दिन बीते। रामू ने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। एक दिन, भाग्यवान, मैं जा रहा हूं काम पर। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। अजी, आज तो हर रोज के मुकाबले ज्यादा ठंड है। अगर आप इतनी ठंड में बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं भाग्यवान, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो हम सबका गुजारा कैसे चलेगा? अब तो घर पे राजकुमार भी हैं, उनके भी अलग नखरे हैं। चलो, मुझे काम पर जाना होगा। उन दोनों की बातें बगल में खड़ा राजकुमार सुन रहा था। ये रामू तो बहुत मेहनती है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी देखो काम पर जाता है, और मैं दिन भर बस यूं ही बैठकर बिना मेहनत की रोटी खाता रहता हूं। क्यों ना मैं भी इसके साथ जाकर कुछ काम करूं। अब धीरे धीरे राजकुमार का अहंकार खत्म हो रहा था और उसे लगने लगा था कि गरीबों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है। रामू, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ काम करना चाहता हूं। तुम मुझे भी अपने साथ काम पर ले चलो ना। राजकुमार की बात सुनकर रामू और कलावती हैरान रह गए। अब राजकुमार, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे काम करवा सकें। माफ कीजिएगा, ये आपका बड़प्पन है जो आप चाहते हैं, लेकिन हम करवा नहीं सकते। माफ कीजिएगा। नहीं 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 रामू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कृपया मुझे अपने साथ काम पर ले चलो बस। मैं अब और घर पर नहीं बैठ सकता। मतलब बैठकर मैं किसी की मुफ्त रोटी नहीं तोड़ सकता। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ले चलो बस, अब मुझे चलना है। राजकुमार की जिद के आगे रामू को झुकना पड़ा।
फिर वो दोनों काम पर निकल गए और शाम तक काम करके थके हारे घर लौटे। तभी बहुत जोरों से आंधी और बारिश शुरू हो गई। पिताजी, आंधी तो बहुत तेज है। ऐसा लगता है आज तो हमारे घर की छत इस आंधी में उड़ ही जाएगी। हाँ हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेटी, शुभ शुभ बोल। भगवान न करे ऐसा हो, वरना हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। अभी वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी झोपड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा आंधी में उड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम इस कड़कती ठंड में कहाँ जाएंगे? घर का ये हाल देखकर रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। भाग्यवान, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, क्या करूं। अभी छत का आधा हिस्सा बचा हुआ था, जिसके कारण बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा था। वो सब उस बचे हुए हिस्से में जाकर सो गए। बारिश और तेज आंधी के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बच्चे कंबल के सहारे रात गुजार रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजकुमार बिना कंबल के सोया हुआ था। उस रात राजकुमार को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक गरीब परिवार का घर तोड़कर कितना गलत काम किया। अगली सुबह होते ही बच्चे बहुत बीमार पड़ गए। सुनो जी, बच्चों को बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी वैद्य जी से जड़ी बूटियां लेकर आइए। भाग्यवान, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है और बिना पैसों के वैद्य जी जड़ी बूटी नहीं देंगे। अगर आप बच्चों के लिए जड़ी बूटी नहीं लाएंगे तो हमारे दोनों बच्चे बुखार से मर जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू रोने लगा। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? देखिए आप सब लोग चिंता मत कीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके आता हूं। आप चिंता मत कीजिए। लेकिन राजकुमार, आप पैसे कहां से लाएंगे? राजकुमार बिना कुछ बोले घर से चला गया और थोड़ी देर बाद अपने सारे गहने आभूषण बेचकर बच्चों के लिए जड़ी बूटी लाया। रामू, ये लो बच्चों के लिए कुछ जड़ी बूटी और पैसे। लेकिन राजकुमार, आप ये जड़ी बूटी और पैसे कहां से लेकर आए हैं? और आपके सारे आभूषण कहां चले गए? दरअसल रामू, मैंने बच्चों को बीमार देखा तो इसीलिए मैंने अपने सारे सोने के आभूषण सुनार की दुकान पर बेचकर उनसे जो पैसे मिले उससे ये जड़ी बूटी लेकर आया हूं। चलो अब देर मत करो, जल्दी से बच्चों को ये जड़ी बूटी खिलाओ। क्या कैसे वो सब बाद में, चलो चलो। अगली सुबह तक बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। तभी पड़ोस की बूढ़ी काकी, जिनका घर राजकुमार ने कुछ महीने पहले तोड़ा था, वो अब ठंड के कारण चल बसी थीं। हे भगवान, आज मेरे कारण एक गरीब की मृत्यु हो गई। अब मैं काकी को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रण लेता हूं कि आज से मैं कभी भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। अब राजकुमार के अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो गईं। उसके बाद राजकुमार राजमहल लौटकर राजा से माफी मांगता है। पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उनके साथ रहकर यह समझ चुका हूं कि गरीबों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है, और ऊपर से मैंने ठंड में उनका एकमात्र सहारा घर भी तोड़ दिया था। अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप हो चुका है। हाँ, बहुत अच्छे राजकुमार, वाकई में आपने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब आपको अपनी गलतियों का पश्चाताप हो चुका है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। उस दिन के बाद राजकुमार का स्वभाव बिल्कुल बदल गया और राजकुमार सबकी सहायता करने लगा।